नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी जानकारी। 2 सीटों पर दावेदारी पेश करेगी आरएलडी। मीरापुर और खैर विधानसभा सीट पर दावेदारी। इन दोनों ही सीटों के लिए टिकट के दावेदार सक्रिय। मीरापुर सीट आरएलडी विधायक के इस्तीफा देने से हुई खाली। मीरपुर सीट आरएलडी विधायक के इस्तीफा देने से हुई खाली। खैर सीट पर बीजेपी और आरएलडी में फंस सकता है पेच। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आरएलडी और बीजेपी के बीच तनातनी की खबरें सामने आ सकती हैं। जिस तरह से मीरपुर सीट के साथ ही साथ अब खैर सीट को लेकर दोनों के बीच खटपट की खबरें निकलकर सामने आ रही। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से उपचुनाव की एक तरफ तो तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी में कुछ सुगबुगाहट भी सुनने को मिल रही है। क्या खबर आपके पास आ रही है खैर सीट को लेकर? क्या मामला फंस सकता है? देखिए प्रियंका, लोकसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं बीजेपी को जिस तरह से झटका लगा है और इस झटके का कहीं न कहीं उनके सहयोगी दल, चाहे आरएलडी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या फिर निषाद पार्टी, या सभी पार्टियां फायदा उठाना चाहती हैं और एक प्रेशर की सियासत भी शुरू कर दी है उपचुनाव में 10 सीटों को लेकर। और जिस तरह से आरएलडी और बीजेपी के बीच सूत्रों का यह दावा है कि सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी किया था और सीट शेयरिंग को लेकर एक मंथन किया था, जिसमें सूत्रों ने यह दावा किया कि मीरपुर सीट पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिया गया है। आरएलडी यहाँ से अपने प्रत्याशी उतार सकती है, लेकिन जिस तरह से आरएलडी 2 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है और सूत्रों का यह भी कहना है कि मीरपुर और खैर सीट पर आरएलडी अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं से के साथ मंथन भी कर चुके हैं। मीरापुर सीट आरएलडी खाते में थी और वहीं खैर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से अतुल प्रधान विधायक हुए थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में हाथरस से सांसद बनने के बाद यह सीट भी खाली हो गई है। रही बात सीटों के शेयरिंग को लेकर, तो आरएलडी और बीजेपी के बीच बड़ा पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी एक ही सीट देने के मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं आरएलडी ने भी प्रेशर की राजनीति शुरू कर दी है और एक प्रेशर बनाया जा रहा है, एयर तैयार किया जा रहा है कि उसे 2 सीटें मिले। और इस जो है अंतर कला और रार से कहीं न कहीं आरएलडी और बीजेपी के बीच रिश्ते भी कहीं न कहीं खटास की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से आरएलडी पूरे जोश के साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इस पर बीजेपी की तरफ से सहमति नहीं बन पा रही, तो ऐसे में इन दोनों सीटों पर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरह से आरएलडी अपने प्रत्याशी उतार सकती है, तो कहीं न कहीं खटपट जो है अब शुरू हो गई है और इसका सीधा फायदा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को भी मिल सकता है। जी प्रियंका जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं आरएलडी और बीजेपी के बीच खटपट को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हालांकि फैसले पर अभी पूरी तरह से फैसला सामने नहीं आया है। अगर उम्मीदवारों के ऐलान की बात करें या फिर मंथन की बात करें, सामंजस्य की बात करें, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कब तक ऐलान सामने आ सकता है? देखिए प्रियंका, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की 10 सीटों के चुनाव को लेकर कमान खुद अपने हाथों में ले रखी है और यही वजह है कि निषाद पार्टी के साथ साथ सुभाषपा को भी साइडलाइन कर दिया गया है। इन दोनों दलों ने भी इस उपचुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा की थी, लेकिन कहीं न कहीं इन दोनों पार्टियों को निराशा हाथ लगी। अब इन सबके बीच जिस तरह से आरएलडी पूरे दबाव के साथ 2 सीटों की मांग कर रही, इस पर पेच भी फंसता दिखाई दे रहा है। लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि बीजेपी कुंदर की सीट आरएलडी को देना चाह रही थी, जिस पर सहमति नहीं बनी और मीरापुर की सीट जो आरएलडी के खाते में थी, उसी सीट पर आरएलडी को चुनाव लड़ाने की सहमति भी
बन चुकी थी और साफ तौर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएलडी प्रमुख को कह दिया था कि वह मीरापुर सीट पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। लेकिन यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मंथन के बाद जिस तरह से बैठक हुई आरएलडी में, क्योंकि आरएलडी भी कहीं न कहीं अब जिस तरह से बीजेपी पर दबाव बना रही है, तो कहीं न कहीं बीजेपी अपने आप को भिड़ता महसूस कर रही है, क्योंकि आरएलडी को अगर 2 सीटें मिलती है तो जो बीजेपी का चुनावी समीकरण है, चुनावी खेल है, कहीं न कहीं बिगड़ भी सकता है। क्योंकि आरएलडी को अगर 2 सीटें मिलती है तो सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल, अपना दल और साथ ही साथ सुभाषपा जैसे जो सहयोगी दल हैं वह भी सीटों की डिमांड करेंगे। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पेच पूरी तरह से फंस चुका है आरएलडी और बीजेपी के बीच। आने वाले समय में आरएलडी का क्या रवैया रहता है और जिस तरह से सीटों की डिमांड की जा रही है, इनकी यह मांग यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा सकती है या नहीं, लेकिन अब पेच पूरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है। जो एयर तैयार किया जा रहा है आरएलडी की तरफ से कि हरदम में आ जाए बीजेपी और उन्हें 2 सीट दे दे, लेकिन अभी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी कोर कमेटी तक से मस नहीं हुई है, ऐसा सूत्रों का भी दावा है। तो ऐसे में जो रिश्ते हैं आरएलडी और बीजेपी के बीच कहीं न कहीं खराब भी हो सकते हैं और चुनाव में जो कंफ्यूजन और अंतरकला होती है उसका कहीं न कहीं मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में कमान है, जाहिर सी बात है कि उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी और पूरी इंतजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में ही हो रहा है, हर फैसला उनके आधार पर ही हो रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आरएलडी के साथ किस तरह की स्थिति आगे आने वाले समय में होती है, क्या सामंजस्य बैठता है या नहीं बैठता, इसकी भी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। देखिए प्रियंका, जिस तरह से अब एयर बनाने का काम कर रही है आरएलडी और आरएलडी का यानी रालोद का पिछला भी इतिहास रह चुका है कि वह सत्ता पक्ष के साथ मिलकर सरकार में शामिल होती रहती है। चाहे इनके पिता हो जयंत चौधरी के, वह भी सत्ता में बने रहते थे और गठबंधन करने के बाद। तो जिस तरह से अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं न कहीं आरएलडी का प्रभाव भी है और यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने काफी मनोबल की थी आरएलडी प्रमुख के साथ ही साथ चुनाव लड़े। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका। एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला। एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, एमसीडी में एलजी एल्डरमैन की कर सकते हैं नियुक्ति। तो एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एलजी एल्डरमैन की कर सकते हैं नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका। एमसीडी में एलजी एल्डरमैन की कर सकते हैं नियुक्ति। तो आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी के बीच तनातनी की खबरों के बीच कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी के द्वारा की जा सकती है। ये बड़ा फैसला कोर्ट के द्वारा आया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। और अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाएगी सपा। आज जनेश्वर मिश्र पार्क में मनाई जाएगी जयंती। प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे अखिलेश यादव। इसके बाद गोरखपुर जा सकते हैं अखिलेश। पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी का जन्मदिन कार्यक्रम। पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी का जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। आज जनेश्वर मिश्र पार्क में मनाई जाएगी जयंती। प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे अखिलेश यादव। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के उरेंग गांव के पास शनिवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक अन्य बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से एक बाइक, मोबाइल, तमंचा बरामद किया गया है।
आज इटावा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें 7 वांछित समेत 80 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ इसमें मौजूद है इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई है जो सफलता लगी है। जी सर। देखिए, अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसी क्रम में जो है शासन की मंशा के रूप जो कि शासन की प्राथमिकता है कि अपराधियों पर नियंत्रण रखा जाए, उन पर कार्रवाइयां की जाए। उसी क्रम में जो है ये इटावा पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया था, जिसमें 5 सीओस के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। 4 एसएचओ उसमें लगाए गए थे, 2 एडिशनल एसपी इसमें सुपरवाइज कर रहे थे। मेरा निर्देशन था इसमें जो है। तो इसी प्रकार से ये विशेष अभियान दिन और रात दोनों चला करके 73 वारंटी, जो कि बार बार कोर्ट से समन वारंट हो रहा था लेकिन वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनको वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 7 वांछित, जिसमें 4 चरस में और पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं। तो 7 वांछित और 73 टोटल 80 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। जैसा कि इतनी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई है और लगातार इटावा पुलिस अपराध के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अपराध देखने के लिए मिलता है। तो आगे की आप लोगों की क्या आगे की नई रणनीतियां रहेंगी जिससे कि पूर्ण रूप से? देखिए, हमारा काम है निश्चित तौर से अपराधियों पर कार्रवाई करना, उनकी नकेल कसना, उनको शिकंजा कसना तथा जो भी अपराधी है, जो भी सूचना मिलती है, टिप ऑफ मिलता है, हमारी टीमें लगी रहती हैं और निश्चित तौर से जो है इस पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि 37 ऐसे मामले आए हैं, जिसमें जो है आपने देखा होगा कि हम पुलिस मुठभेड़ में ऐसे साथी अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं जो कि कई बार लूट करते थे, हत्या करते थे या किसी प्रकार की और भी घटनाएं गंभीर करते थे। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ इसमें बता दूं मैं आपको कि 343 मामलों में सजा भी कराई गई है ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत। तो निश्चित तौर से शासन की मंशा के अनुरूप इटावा पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है और साथ ही साथ इसमें हमेशा तत्पर रहेगी। जो है, जैसा कि हमारे साथ है इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा जी, जिन्होंने कहा कि इटावा पुलिस लगातार अपराध को कम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। एक पुलिस को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ बदमाश पल्सर गाड़ी से जा रहे हैं, जिसमें पुलिस उनको रात में चेक करती है। तो जब चेक करती है पुलिस पे तो फायर करते हैं, जिस पुलिस भी उनको काउंटर फायर करती है अपने सेल्फ डिफेंस में। और 2 बदमाश फिर आवश्यक बल लगा के गिरफ्तार किए जाते हैं। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगती है, उसके पास से एक तमंचा कारतूस 315 बोर का बरामद किया जाता है। पल्सर गाड़ी बरामद की जाती है। बाद में जब पूछताछ की जाती है तो वो मोबाइल लूटने तथा विभिन्न महिलाओं के जो घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ, कभी उनके कुंडल छीनने के या उनके पर्स उठा लेने के तथा मोबाइल ले लेने के, जब लोग बात करते करते जाते रहते हैं, ये मोटरसाइकिल से तेजी से आते हैं और उनके मोबाइल छीन के चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके खिलाफ 13 अभियोग दर्ज है। इसमें जो विश्वनाथ नाम का मुलजिम है, दोनों चित्रहाट के रहने वाले, एक का नाम विश्वनाथ है, एक का नाम रवि है। एक की उम्र लगभग 26 साल है, एक की उम्र लगभग 20 साल है। दोनों को आवश्यक बल गिरफ्तार किया गया है तथा यह भी बता दूं कि उन्होंने स्वीकार किया है कि ये कई बार मोबाइल और महिलाओं के कुंडल छीनते थे और लूटते थे। इस प्रकार से 13 अभियोग, मैं बताऊं एक शातिर बदमाश है, 13 अभियोग दर्ज है। ये आगरा के चित्रहाट का रहने वाला है तथा एक दिल में ये स्थानीय रूप से रह रहा था तथा इसको गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही साथ इसमें मैं कहूँगा कि एक अच्छे गैंग का जो सक्रिय था, उस गैंग का इटावा पुलिस द्वारा पर्दाफाश भी किया जा रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। श्रावण मास के तीसरे सोमवार में शहर के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारों के बीच पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जहां शिव मंदिरों में भगवान भोले के जाप के साथ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। ऐसा माना जाता है कि सावन में हर सोमवार को किया जाने वाला शिव पूजन आम दिनों की पूजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होता है। सभी श्रद्धालु इस दिन श्रावण सोमवार का व्रत रख भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। जिला मुख्यालय पर बने महिला थाने में कन्नौज पुलिस कमीशन ऑपरेशन परिवार परामर्श अब नया ठिकाना मिल चुका है। इससे पहले पुलिस लाइन में, उसके बाद पुलिस अधीक्षक दफ्तर के एक छोटे से कमरे में ये संचालित हुआ करता था, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक के द्वारा आज इस महिला थाने का उद्घाटन कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पति पत्नी के बीच हुए मनमुटाव को दूर करके दोनों को एक दूसरे के साथ हंसी खुशी परिवार में एक साथ कैसे रहना है ये सिखाता है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट नई किरण से अब तक कई परिवार बिखरने से बच चुके हैं।
कन्नौज महिला थाना परिसर में परिवार परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले ये पुलिस ऑफिस में एक कमरे से संचालित था। यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ पूरा फुली एसीड रूम है, ताकि यहाँ पे जो भी कपल्स है उनको एक अच्छा वातावरण मिले। हमारी पुलिस ऑपरेशन किरण के नाम से एक मिशन चला रही है, जिसमें जो भी कपल्स है या पति पत्नी है जिनके बीच में वाद विवाद है, हमारा प्रथम उद्देश्य ये होता है कि उनके परिवार को बचाया जाए, उनके जो बच्चे हैं उनके बेस्ट हित को देखा जाए, जिसके चलते हम लोग जो भी कपल्स सहमति देते हैं कि उनकी काउंसलिंग कराई जाए। तो इस परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कराई जाती है। इस वर्ष अब तक टोटल 179 कपल्स की सक्सेसफुली काउंसलिंग कराई जा चुकी है। उनके बीच जो विवाद थे उनको खत्म करके ऐसे कपल्स पुनः अपने परिवार में हंसी खुशी से रह रहे हैं। और मुझे आशा है कि इस नए केंद्र जो यहाँ से संचालित होगा और इससे हमारी पुलिस और बेहतर काम करेगी। बुलंदशहर में बुलंद बायोगैस प्लांट में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाला डकैत मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली डकैती करने वाले नईम की टांग में लगी, जहां घायल अवस्था में नईम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार डकैत नईम पर 25,000 का इनाम रखा गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।